In study of the anticyclone, we discuss about the nature of the wind. In this manner, the winds are the just a fluid of the cyclone. जब साइक्लोन की बात करते हैं तो साइक्लोन एक ऐसा सेंटर होता है कि जहां पर केंद्र की ओर हवाएं आ रही होती है ना, the winds are the coming towards the center, and एक ऐसा सेंटर है. That's why it's called as the cyclone. It's in other words we can say as कि एक ऐसा क्षेत्र जहां से उच्च दाब से निम्न दाब की हवाएं चल रही होती है, ठीक है ना. और एंटी साइक्लोन ऐसा होता है कि बीच में हाई प्रेशर होता है, उसके किनारों पर मतलब किनारों पर कैसा होगा, मतलब बीच से हवाएं जाकर भी कहीं दूसरी जगह जा रही है. एंटी साइक्लोन में सेंटर में लो प्रेशर होता है और एंटी साइक्लोन में क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ से हवाएं बाहर निकलेंगी. यहाँ पर क्या होता है, हमारे बाहर. बस यही बेसिक अंतर है. क्लियर है ना. इसका भी महत्व है और इसका भी महत्व है, ठीक है. इसका महत्व ये है कि दुनिया में पूरी पृथ्वी में अगर कहीं बारिश होती है तो इसकी वजह से होती है, साइक्लोन की वजह से. और इसकी वजह से मौसम खुलता है, ओपन होता है, या स्काई क्लियर, या इसकी वजह से हरे भरे पौधे पेड़ पौधे तैयार होते हैं और इसकी वजह से डेजर्ट तैयार होता है. इसकी वजह से रहने योग्य स्थान, कृषि होती है, बिजनेस कर सकते, पर यहाँ पर डेजर्ट में कुछ नहीं, नो मैन लैंड स्पेस, देयर इज नो स्पेसिफिक एक्टिविटीज. पर क्या इसके बिना ये रह सकता है? नहीं रह सकता. इट इज लाइक अ टू साइड ऑफ वन कॉइन. इसको मतलब समझे, टू साइड ऑफ वन कॉइन का मतलब होता है कि जो एक दो पहलू है ना. तो बिल्कुल ऐसे ही है, अगर ये एक हेड है तो दूसरा क्या है, टेल. अगर हेड और टेल में अगर कोई भी हट जाता है तो सिक्के की वैल्यू नहीं रहती है ना. इसलिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है पृथ्वी के लिए. अगर यही स्थिति बनी रहे, हमेशा लो प्रेशर बना रहे, तो बारिश होती रहेगी, तो सारा दिन बारिश ही होती रहेगी. और जब बारिश हटनी होती है तो हाई प्रेशर आती है. क्या आएगा, हाई प्रेशर है. जैसे आज की दशा की बात करें, मौसम की दशा की बात करें, तो आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे हमारे यहाँ इस जगह मतलब कानपुर एरिया की हम बात करें तो जो पछुआ हवा चल रही है, पछुआ हवाओं के संपर्क में हम लोग आ चुके हैं, स्टडी विंड के संपर्क में आ चुके हैं, और जिसकी वजह से क्या है, थोड़ा सा सुबह धुंधली सी नजर आ रही थी, है ना. तो धुंधली और कुछ नहीं, और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब जो ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर की है वो, क्योंकि अर्थ ठंडी होना स्टार्ट कर चुकी है, सरफेस ठंडा होना स्टार्ट कर चुका है, तो वो जो ह्यूमिडिटी है वो नीचे आ रही है. आते आते एक दिन इतनी ज्यादा हो जाएगी ह्यूमिडिटी, कोहरा बनने लगेगा. शुरुआत यहीं से हो रही है. अगर आप गांव में इस समय देखोगे जाकर के ना, तो काफी अच्छा खासा धुंध दिखाई, कोहरा दिखाई देगा, है ना. जैसे कि कोई अगर कल्याणपुर की तरफ रहता हो तो जो इधर क्या बिठूर सा एरिया पड़ता है, वहां पे मिल जाएगा. सर 5:30 बजे तो यहाँ भी बहुत भयंकर कोहरा नहीं था, वो थोड़ा सा धुंध ह्यूमिडिटी से रहती है, वो रहेगी. अब वो जो स्टार्ट है ना. तो यही है. और एक और दिन में आते आते हाई प्रेशर बन जाता है, क्योंकि धूप की एनर्जी बन जाती है ना. तो फिर खुल जाएगा पूरा, कि धूप अच्छी लगने लगेगी. अभी धूप आज नजर ही नहीं आई, आ रही कि नहीं आ रही, कई 12-1 बजे के बाद धूप अच्छी खासी नजर आएगी. तो ये जो घटना घटती हाई प्रेशर लो प्रेशर, एक तरह का दो पहलू है सिक्के के, और जिससे दोनों स्थितियों में ये बारिश लाता है, ये सूखा लाता है. इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है. क्लियर है ना. तो इस बारे में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है कि एंटी साइक्लोन होता है क्या, होता है क्या, और इसका महत्व क्या है, बस इतने हमें पढ़ना है. ठीक है ना. इसका कोई फॉर्मेशन नहीं होता, कोई नहीं होता, बस हवा ऐसी होती कि उस केंद्र से दूर जाने लगती. ठीक है ना. हम बाकी चीजों का और गणित करना करेंगे, इसमें हम और बताएंगे. तो फटाफट लिखा जाए कि एंटी साइक्लोन क्या होता है.
चलिए ऐसा लिखना स्टार्ट करें। एंटी साइक्लोन मीन्स द अपोजिट ऑफ द जस्ट अपोजिट ऑफ द साइक्लोन, just opposite of the cyclone. Here in center V, in here in center in like at at center we observe high pressure, उसको चेक करा, we observe high pressure, ठीक है, means winds are coming from outside towards the center, ठीक है, winds are coming towards the center, winds are coming from the outside towards the center, ऐसे भी बोलेगा। अब हिंदी में लिखा जाए, हाँ चक्रवात का विपरीत अवस्था है, चक्रवात की विपरीत अवस्था है, विपरीत अवस्था है। इस स्थिति में केंद्र में उच्च दाब पाया जाता है, मैंने गलत लिखा दिया, winds are coming लिखा है ना towards the center, गलत लिखा, winds are coming from the center to the outside, इसमें लिखिएगा इस स्थिति में केंद्र में उच्च दाब पाया जाता है, जहां से हवाएं बाहर की ओर निकलती है, जहां से हवाएं वायु बाहर की ओर निकलती है। बाहर की ओर अब इसकी विशेषताएं डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स डालिए, इसकी विशेषताएं डालिए, एक एक करके लिखते जाएंगे। It is a sign of the clearness of the sky. It is a sign of the clearness of the sky. या आसमान का आसमान या आकाश का स्वच्छ होने का प्रतीक। There is no possibility of the rainfall. स्वच्छ होने का प्रतीक है। एंटी साइक्लोन है, इसके अर्थ है कि वर्षा नहीं, आसमान खुला हो, ओपन स्वच्छ होगा। दूसरा लिखो वर्षा की संभावना नगण्य होती है। It is the cause of the deserts. जब मरुस्थल का कारण
या मरुस्थल प्रकार। इसका अर्थ ये होगा कि मरुस्थल इतनी स्टार्ट होगी। Winds are going downside, हमारे नीचे उतर, हमारे नीचे उतर। It works like a two side of the world, या सिक्के के दो पहलू की तरह काम with cyclone. It works like a two side of one coin with cyclone. या सिक्के के दो पहलू की तरह चक्रवात के साथ काम करता है। इतनी विशेषताएं आपको पता हो, ठीक है। ये आपका मेंस में काम करेगा। अभी तक एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा गया, प्री के एग्जाम में पूछा गया कि प्रतिचक्रवात होता क्या है, ठीक है ना। तो प्री में जब पूछा गया है तो यूपीएससी ने पूछा था कि इनमें से क्या विशेषताएं प्रतिचक्रवात की है, तो इनमें से 2 पॉइंट ऊपर वाले जो लिखे हैं वो पूछे गए। इसमें आसमान साफ रहता है और नग्न होने की संभावना, ये 2 पॉइंट पूछे गए, ठीक है ना। तो आपको याद है। और जब मेन से पूछा गया क्वेश्चन तो इस तरह से पूछा गया प्रतिचक्रवात क्या होता है, इसकी विशेषताएं बताइए, ये आपको मेन से बताएंगे, ठीक है ना। पर इसको आपको उदाहरण भी बहुत रखने, उदाहरण रखने होंगे। उदाहरण कैसे कि जब भी साइक्लोन बनता है, बेसिकली जब हम बात करते हैं समशीतोष्ण चक्रवात की बात करते हैं, तो कल हमने बताया था समशीतोष्ण चक्रवात के साथ जरूर उसके अपोजिट में एक क्या बनता है, चक्रवात। जैसे कि हवा पहले गर्म हवा, मान लीजिए कोई ठंडी हवा नीचे आती थी और गर्म हवा नीचे रहती थी, ये ए में होता था। और डी में क्या होता था, गर्म हवा ऊपर हो जाती थी, ठंडी हवा नीचे आ जाती थी, वर्षा होने की संभावना। यही है एंटी साइक्लोन। इसीलिए कहा जाता है कि समशीतोष्ण चक्रवात के पीछे जरूर ही कौन रहता है। सच तो ये भी है कि जब भी मानसून खुलता है हमारे यहाँ, जैसे कि कोई वर्षा हुई या चक्रवात आया, हमारे भारत में भी कोई चक्रवात आया, अगर मानसून खुलने लगे तो समझ लीजिए एंटी साइक्लोन की। क्लियर है ना। इस संपूर्ण पृथ्वी जो है, हवा का जो बवंडर है, जो आप हवाएं देखते हो, वो एक्चुअली में एंटी साइक्लोन और साइक्लोन से मिलकर के बना। जब आप ये कह देते हो कि आज हवा नहीं चल रही है, 5 लड़ाकी महिलाओं के नाम, गाँव में कहावत चलती है ना, कहावत चलने लगती है ना। तो ये वो कहानी है नहीं है, वो कहानी ये बताने की कोशिश कर रही है कि हवा शांत हो गई। इसका मतलब है कि जब हवा बैठने लगती तो हवा, मतलब एंटी साइक्लोन जब भी बनेगा तो हवा बिल्कुल शांत हो जाएगी। क्लियर है ना। और जब भी, और आपने देखा होगा कि ऐसा कब होता है, जैसे कि मानसून जब आ जाता है, जैसे बारिश हो गई हमारे यहाँ, फिर 4-5 दिन बाद धूप निकलना स्टार्ट हुई, तो फिर एक समय ऐसा आता है बड़ी हवा नहीं चल रही होती है, फिर बहुत कूलर की हवा भी नहीं लग रही होती है ना। और कुछ नहीं, वो एंटी साइक्लोन बना, आसमान बिल्कुल क्लियर होता है, धूप बहुत तेज होती है, बहुत तेज लगती है, हवा चल नहीं रही होती है ना। कहते हैं ना लूमस बढ़ गई है, उमस और कुछ नहीं, वो एंटी साइक्लोन की वजह से जो ह्यूमिडिटी नीचे दब गई है, ऊपर जाएगी, इसीलिए हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। और अगर उस समय अगर उसकी ह्यूमिडिटी हमारे शरीर टच होती है, पसीना बहुत आता है, तो ये स्वेटिंग होना, ये सांस लेने में दिक्कत होना, हवा का बिल्कुल शांत हो जाना और कुछ नहीं है, ये एंटी साइक्लोन का साइन। ये उदाहरण आपको याद रखना, ठीक है ना। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप लिख सकते हो, ऐसे उदाहरण लिख सकते हो कि हमेशा समशीतोष्ण चक्रवात में ये पीछे एक तो एंटी साइक्लोन बनता है,
या भारत जब भी बारिश होती है तो एंटी साइक्लोन के द्वारा ही आसमान क्लियर होता है। ऐसे उदाहरण लिख सकते हो आपने, तो लिख लीजिएगा। एंटी साइक्लोन ऑलवेज फॉलो द टेम्परेट साइक्लोन। लिख दिया जाए। समशीतोष्ण के पीछे प्रतिचक्रवात पाए जाते हैं। बादल युक्त आसमान प्रतिचक्रवात के कारण ही साफ होते हैं। समशीतोष्ण के पीछे प्रतिचक्रवात पाए जाते हैं। प्रतिचक्रवात पाए जाते हैं। ठीक है, पानी पिए बड़ा आ गया। दूसरा हाँ, आसमान में बादलों को साफ या इसका ये भी कि अगर कहीं बरसात सा हो रही तो अगर बादल साफ हो रहा है तो इसका मतलब एंटी साइक्लोन है। ठीक है, इससे ज्यादा आपसे पूछ जाने की संभावना। आगे बढ़े, आपको ट्रेनिंग होती है अभी नहीं। क्या हो गया? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम बात जो करने जा रहे हैं वो एक अलग ही चैप्टर है, उसका नाम है, ये हर साल प्रीलिम पूछा जाता है। ऐसा कोई साल नहीं जाता है, वर्ष कोई ऐसा नहीं जाता जिसमें ये पूछा ना जाए जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ये अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेटिव कभी एंटी साइक्लोन पूछा जाएगा तो कभी साइक्लोन पूछा जाएगा। ये अल्टरनेटिव होता है ना। पर इस बार साइक्लोन पूछा जाएगा, ये फिक्स है। इस बार एंटी साइक्लोन नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? साइक्लोन। 5 साइक्लोन बन चुके हैं इस वर्ष 2022 से लेकर के अब तक का जो समय है, 5 साइक्लोन आ चुके हैं। तो इन 5 साइक्लोन को पढ़ के देखिएगा अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हो। अब हम बात करेंगे, जिन विषय की बात करने जा रहे हैं, पूरी पृथ्वी को हम बांट के रखेंगे जलवायु प्रदेशों में। क्लाइमेटिक जोन में हम पूरी पृथ्वी को बांटेंगे जी। हाँ, एटलस मंगाई थी लाइव। आप नहीं लाए क्या? क्या नाम? खुशबू। क्यों? इधर आप, क्या नाम है? शिखम। भूल गई। चलिए पहले परिचय में आते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। इसके इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, फिर इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम चर्चा करेंगे। बेसिक आधारभूत अवधारणा, इसको अवधारणा बोलते हैं। आप थोड़ा सा अवधारणा के बारे में जानना पड़ेगा तभी मेंस क्लियर कर पाओगे। इसमें हम चर्चा करते हैं मौसम। या मानसून भी कह सकते हैं, मानसून और क्लाइमेट। एक शब्द आपने सुना होगा, सीजन। हिंदी में अगर बोले मौसम, जलवायु, ऑब्लिक में ऋतु, तीन शब्द इनको जानना है हमको। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे विश्व में या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लाइमेटिक जोन अक्रॉस द
distribution of climate zone across the डबल सी आर होता है ना across the globe। इसको हिंदी में लिखेंगे जलवायु क्षेत्र का संपूर्ण प्रतिनिधित्व। जलवायु क्षेत्र का संपूर्ण पृथ्वी पर वितरण। क्या लिखा है? सर जैसे आपने बताया वैसे चीजें नहीं दिखाई दे। चले और जल्दी करिएगा। कितने बहुत टाइम लगेगा? Okay, let's start about the introduction. अभी हम ये भी बताएंगे मौसम को बताएंगे, पहले परिचय सुनते हैं। आपके दिमाग में आना चाहिए, क्यूरियोसिटी आना चाहिए, क्या है ये जलवायु। अगर आप समानता ये देखा जाए कि पूरे पृथ्वी में कुछ लोग बहुत काले होते हैं, कुछ लोग इतने गोरे होते हैं उनके बाल भी गोल्डन कलर के होते हैं, पूरे होते हैं, है ना। हम लोग मीडियम में हैं। हम लोग कैसे हैं? मीडियम। हम लोग बाल कभी ब्राउन नहीं मिलेंगे, है ना। हम लोग बिल्कुल निको जैसे नहीं मिल सकते, दार्जिलिंग जैसे लगेंगे कि अरे वो लिप्स बहुत बड़े, नाक के पोल बहुत बड़े। कलर थोड़ा सा डाउन हो सकता है, फेयर हो सकता है, बट बेसिकली ना तो हम बिल्कुल फेयर होते हैं, वो येलो पीलो होता है, दिखाई देने वाला नहीं होता है ना। ये तो एक सामान्य सी बात थी। जो वास्तव में पृथ्वी की जो देन है वो जानने की कोशिश की जाए तो ये है कि कहीं गेहूं का उत्पादन होता है, कहीं चावल का उत्पादन होता है। अच्छा, गेहूं भी एक समय में उत्पादित होता है। अगर आप अपने घरों पे अनुभव करें, अगर घर के आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप अनुभव करोगे, या आम खाया है तो आप जैसे बीज गिर जाए, सर्दियों में तुलसी सूख जाती है, जब कोला गिर को जब पाला बोलते हैं गाँव की भाषा, तो जब वो सूख जाएगी तो बीज गिर जाएंगे, लेकिन जब बरसात होगी तब उगता है। वैसे तो आप जितना पानी डालते हो, इसका मतलब है कि प्रकृति में हर एक सीजन में यह चीज उत्पादित हो सकती है। उत्पादित होने के लिए तरबूज तो आप सर्दियों में उत्पादित कर सकते हो हाइब्रिड के थ्रू, लेकिन नेचुरल बाय नेचर वो कब तैयार होता है? लू में, है ना। जैसे कि वास्तव में देखा जाए कि अब जो सब्जी आ रही है ना, जैसे चाहे गोभी हो चाहे मूली हो, ये वास्तव में सब्जी जो है अब की सीजन की है। जो भी हरी सब्जी आ रही हो वो सीजनली है। अब मिलने को तो गोभी आपको हर महीने मिलती है, पर वो उसका स्वाद नहीं होगा, वो उसमें वो नहीं होगा, महंगी अलग से मिलेगी, है ना। इसका मतलब है कि प्रकृति में हर एक का सीजन होता है और ये सीजन डिपेंड करता है उसकी जलवायु पर, है ना।
ये तो, और अगर थोड़ा सा एडवांस चले, अगर आप ये देखा जाए कि पूरे पृथ्वी में जितने भी जीव जंतुओं में अंतर क्यों, सिर्फ क्लाइमेट की वजह से। कहीं हाथी है, कहीं घोड़ा है, कहीं चींटी है, सब में अंतर सिर्फ वजह है उसका क्लाइमेट। जेनेटिक से क्या होता है कि रूप रंग आता है ना। जेनेटिक में इतना होता है कि भाई कहीं कहीं माता के लक्षण झलक रहे होते हैं, कहीं पिता के लक्षण, ये सिर्फ जेनेटिक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, है ना। एक कौन सी हीरोइन थी जिसने अभी अपने आप को गर्ल से बॉयज बदल दिया, बना लिया, एमी क्या नाम था उसका, सिंग इज किंग की एक्ट्रेस थी, एमी वॉटसन ऐसे, हाँ। तो वो, उसमें आप उसको कुछ भी कर लो, ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी था कुछ भी, लेकिन वो नेचुरल नहीं कर पाओगे। तो जेनेटिक में क्या होता है कि सिर्फ इतना होता है कि हम अपने माता पिता के गुण लेके पैदा, है ना, पर हमारी हाइट इतनी रहेगी, हम इतने दिखाई देंगे, हमारे दो नाक कान पैर जो निकल के आ रहे हैं सब, ये सब जलवायु निर्धारित करती है। चींटी इतनी छोटी रहेगी वो जलवायु, हाथी इतना बड़ा बनेगा उससे जलवायु। हर एक जलवायु में दूसरा कोई सेट नहीं हो सकता। अभी हम को पोल में भेज दिया जाए तो हम 18 घंटे से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि जहां -20 टेम्परेचर हो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे सर्वाइव करें क्योंकि वहां पे रहते हैं। इस संपूर्ण पृथ्वी में जो भी विविधता दिखाई दे रही है, अब भूगोल की भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, जो भी आपको बायोडाइवर्सिटी दिखाई दे रही है, जो जैव विविधता दिखाई दे रही है, वो सब क्या है, वो जलवायु। और ये जैव विविधता कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहाँ विविधता है, यही हमको पढ़ना है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा घने वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, मानसून कहाँ पे पाया जाता है ना, गेहूं के उत्पादन वाले क्षेत्र कहाँ पर। अब अगर इसको अपने सिलेबस से रिलेट करो कि आपका सिलेबस क्या कहता है, तो आपके सिलेबस में प्री और मेंस में जो कहा गया है, तो प्री में सिर्फ कहा गया क्लाइमेटिक जोन के बारे में, मेंस में जो कहा गया वो ये कहा गया, फर्स्ट पेपर में वो ये कहा गया है पूरे विश्व के जलवायु क्षेत्र, उनसे संबंधित उनकी संस्कृति, उनकी आर्थिक क्रियाएं और समाज, ये 3 चीजें आपको पढ़नी है। तो इस क्लास में हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी क्लाइमेट जोन में चलेंगे तो वहां की संस्कृति बताएंगे, वहां का समाज बताएंगे, और वहां का आपको आर्थिक क्रिया बताएंगे, पूरे वर्ल्ड की जानकारी हमको देंगे और आपको रखनी भी है। क्लियर है ना, इसलिए एटलस होना आपके पास, क्लियर है ना। इस एटलस होने से आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो, हमें याद है क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ाया होगा। आपको समझ में बहुत लेट आएगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ा। अगर हमने वहां पे चर्चा कर दी अमेरिका की, तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि अमेरिका यहाँ पर है, यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, यहाँ पे ये आर्थिक क्रियाएं होती, तभी समझ पाओगे। ठीक है ना, दिमाग काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपकी ये अवधारणा थी, ये इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं बेसिक जानकारी में, इनके विषय में भी हमारे पास अंतर आना चाहिए कि मौसम, जलवायु और ऋतु में क्या अंतर, कोई बताना चाहेगा अंतर क्या होता है, बताओ। हाथ खोलो, ठंड खत्म हो गई थी, ठंड नहीं। बोलो कम जल्दी से। दिन प्रतिदिन की क्रिया वो मेजर करते हैं। ठीक। और जलवायु को जो एक निश्चित अवधि, मतलब एक बड़ी अवधि में जो जैसे गर्मी, बसंत।
तो बेसिक ठीक है ना। कोई और सुधार करना चाहते हैं अगर लग रहा तो बता, हम बता सकते हैं पहले हाथ हाथ बताओ। मौसम, मौसम दिन प्रतिदिन का होता है। मौसम क्या होता है? दिन, आज का, मैंने आज का मौसम कैसा है, क्या है? दिन प्रतिदिन का होता है। और कोई भी मौसम हो, चाहे सीजन हो या क्लाइमेट कोई भी हो, लेकिन इसमें कुछ चीजों को मेजर करना होता है, कुछ चीजों पे ध्यान देना होता है। क्या बादल है कि बादल नहीं है? क्या हवा चल रही है कि नहीं चल रही है? मतलब बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, अगर शुद्ध स्तर में बात करें तो हम देख रहे हैं क्या आर्द्रता है एटमॉस्फेयर में, क्या हवा चल रही है, ठीक है। अगर हवा भी चल रही, आर्द्रता भी है, तो क्या सूर्य दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ना। इन सब का ही गणना करना, बात समझिएगा, गणना होता है, नापना तोलना नहीं होता। ठीक है ना। तो इन सब की गणना करना, जब हम दिन के आधार पर, दिन प्रतिदिन के आधार पर गणना करते हैं तो क्या कहलाता है? ये मौसम, ठीक है ना। जैसे हम आज सुबह का मौसम बताएं तो कैसी थी? धुंध थी, इसका मतलब ह्यूमिडिटी भी थी, ठीक, हवा नहीं चल रही थी, ठीक है ना। और सूर्य निकला था लेकिन धूप नहीं नजर आ रही थी, क्यों? धुंध ज्यादा है। क्लियर है? अभी कहो मौसम बदल जाए दोपहर में और हवा चलने लगे, पछुआ है, पछुआ हवा चलती है, देखना चलेगी हवा दोपहर को। आप दोपहर को अपनी छत में खड़े हो ना, देखना आपको हवा चलती नजर आएगी, और भी पछुआ चलेगी। और जब पछुआ चलेगी तो क्या होगा? आसमान बिल्कुल साफ हो जाएगा, ह्यूमिडिटी सब खत्म हो जाएगी। फिर शाम होगी, क्योंकि ये शाम की जब हवा क्या हो जाए, ठंडी हो जाए, क्योंकि सूर्य खत्म हो चुका है, मतलब सूर्य अस्त हो चुका है। और जब सूर्य अस्त हो चुका है तो ठंड बढ़ जाएगी। तो वही जो हवा दिन में चल रही थी वही हवा फिर ठंड कर देगी। ये क्या है? हमारा मौसम। क्लियर है ना। तो मौसम दिन प्रतिदिन की घटनाओं का से संबंधित होता है। क्लियर है? ऋतुएं क्या होती हैं? मानसून क्या होता है, जैसे को सीजन बोलते हैं। तो ऋतुएं क्या होती हैं? ऋतुएं ये हैं जो वर्ष में कभी गर्मी से, कभी बरसात, बरसात से हम शरद ऋतु, शरद ऋतु से शीत ऋतु, शीत ऋतु से बसंत ऋतु, जब हम इस तरह से चलते हैं। इसमें आप वर्नल और एटमन का इस्तेमाल करते हो। मतलब आप विंटर से बाद वर्नल, वर्नल के बाद आप करते हो और क्या कहते हैं हम, रेन सीजन। फिर उसके बाद आता है अटमन, अटमन से आता है आपका फिर विंटर। ये आपके सीजन। लेकिन जब आप सर्दी की बात करोगे तो पूरे सर्दी की बात है तो ये 2-3 महीने का समय रहता है। तो इसमें हवा कैसी रहेगी है? हवा ठंड रहेगी, सूर्य की मात्रा कम है तो ठंड रहती है, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाएगी तो कोहरा होगा, ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी तो आसमान खुला रहेगा। जैसे अभी है, कुछ दिन बाद कोहरा, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो कोहरा आ जाएगा, हो सकता है कि बारिश भी हो जाए, है ना। अब मान लीजिए बरसात की बात करो तो बरसात में क्या बात करते हैं? बरसात में क्या है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, इसलिए वर्षा ज्यादा होती है। धूप रहेगी, गर्मी रहती, धूप आ जाए बरसात में तो गर्मी लगती है ना। तो ये सारे सीजन है। अब जैसे अभी का जो सीजन चल रहा है वो चल रहा है अटमन का, ही चल रहा है शरद ऋतु का। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है ना। आप समान रूप से रह सकते हो, ना वर्षा है ज्यादा जिसका मतलब ना ज्यादा ह्यूमिडिटी है और ना ही बहुत ज्यादा ठंड है, और सूर्य की मात्रा मध्यम है, ना बहुत ज्यादा गर्मी है ना बहुत ज्यादा। अभी आप वर्कआउट कर लो 1 घंटा, चल लो 1 घंटा, दौड़ लो तो आपको पसीना आ जाएगा, तो गर्मी लगेगी, है ना। और ऐसा भी नहीं कि खुले में आप हाफ टी शर्ट पहने घूम रहे हो तो आपको ठंडी लग सकती है ना।
तो ये सारी की सारी स्थितियां जो होती हैं ये होती सीजनल, ठीक है, सीजन में भी है। और हमने देखा गणना करने वाली चीज क्या है, गणना करने वाली चीज क्या है, ह्यूमिडिटी, हवा और सूर्य की मात्रा, जिसको बोलते हैं तापमान। तापमान ज्यादा है कि कम, ठीक है। तो ये तीन, अब इसी को क्लाइमेट को करके रखा जाए। जैसे इन्होंने कहा कि कुछ लंबी अवधि भी होती है, औसतन 35 वर्ष तक एक कोई स्थान, मान लीजिए कि कमरा है, लगभग 35 वर्षों तक लगातार एक तापमान रहे, एक तरह की आर्द्रता रहे और एक तरह का हवा रहे, ठीक है ना। तो उसे क्या बोला जाएगा, तो इस औसत गणना को क्या बोला जाता है, जलवायु। जब एक विशेष क्षेत्र में लंबी अवधि का मतलब है औसतन 35 वर्ष तक उसमें समान प्रकार की हवा, समान प्रकार की आर्द्रता, समान प्रकार का तापमान रहे, तो वो क्या बन जाता है, जलवायु बन जाता है। यही जलवायु ही तो हमको परिवर्तन करता है। मैंने क्या कहा था कि जलवायु ही हमको शरीर परिवर्तन करता है, हमारे जलवायु। जब हम लंबे अवधि तक एक ही जलवायु में रह रहे होते हैं तो हम हमारा शरीर जो होता है उसी का हैबिचुअल हो जाता है ना। जैसे केरल वाले को अगर आप कानपुर में रख दो ऐसी सर्दियों में तो मर जाएगा, क्योंकि उसने आज तक सर्दी देखी नहीं। और हमको लग दो जाकर के 15 दिन बरसात वाली जहां रोज बारिश होती है, तो हम लोग मतलब हम लोग मरेंगे नहीं, पर हम लोग तो मन हमारा वो खिन्न हो जाए कि कहाँ रोज बारिश की वही किचपिच किचपिच। यहाँ जब 2-3 दिन लगातार बारिश हो जाती है, लोगों का मन थक जाता है कि अरे, कहता है कि लोग बारिश आ जाए। अभी यही धूप लोग मतलब उबा रही थी, अभी देखा जैसे ही वो 17 तारीख से और 27 दिसंबर से 17 तारीख तक का जो मौसम आने वाला है, ये हिलाने वाली घटना तक, तो लोग कहेंगे अभी धूप निकल है ना, आधा घंटा में धूप निकल आते, लोग अपने घर छोड़ के आ जाते है ना। ये सब जलवायु का है, ये सीजन का है। लेकिन जब हम लंबे समय तक ठंड में ही रहने लगे, हमारी बॉडी वैसे, अगर हम जल में रहने लगे, इसे कहते हैं ना मछली जल की रानी है। क्यों, वो जीवन भर जल में ही रही है, उसका जलवायु कैसा है, जीवन जल, क्लियर है, बात समझ में। और जलवायु को अगर शब्द रूप में देखा जाए तो जल और वायु दो से मिलकर बना। जल का मतलब यहाँ से ह्यूमिडिटी से, वायु से मतलब है एयर से है। और टेम्परेचर अगर आ जाए तो यही तीन चीजें अगर आप कहीं भी रखोगे तो मौसम को देख सकते हो, बस ऋतुओं को देख लो, तो ये चीजें आपको पता हो, ठीक है ना। अगर नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या है ये, क्या कुछ खाना है मेरे पास, लिखना है, तो सबसे पहले लिखा जाएगा तो एक ही घड़ी डालो, पहले मौसम डालो। It is a changement of the day by day. It is a changement of the day by day in form of दिन प्रतिदिन का, पहले इंग्लिश में बोलो तो फिर it is a changement of the day by day in form of humidity। अरे उनको लिखने तो पहले ना, पहले लिखो आप, वो भी तो लिख रहे। It is a changement of the day by day in form of humidity, temperature and the wind। हिंदी में लिखा जाए यह दिन प्रतिदिन की आर्द्रता, तापमान, एवं वायु के परिवर्तन का प्रतीक है। का परिणाम भी लिखा जा सकता है, तो भी इसको ठीक है, ठीक है। तो कोई पूछ जाएगा तो मौसम क्या है, कि तो डे बाय डे जो चेंजमेंट होता है ये मौसम होता है। और उसमें क्या क्या अंतर देख रहे हैं,
आर्द्रता का, तापमान का, और कल कल सब लोग अपने अपने घर पे जब भी जगते हो, सुबह लेट जगते हो जल्दी जगते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सब लोग अपने अपने घर पे आप ऑब्जर्व करिएगा और लिख के लाइएगा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। दिन प्रतिदिन मौसम है, मौसम में ऑब्जर्व करिएगा। हाँ, कल सुबह सूरज जल्दी निकलवा दें आपके लिए। सूरज तो सबके लिए बराबर ही निकलेगा ना, तो कल ही है, कल आप लोग ऑब्जर्व करके लाइएगा सब लोग, ठीक है ना। सबका हम चेक करें और मुझे याद रहता तो तुम बता जैसे दिया मुझे याद रहता, ठीक है। मतलब जब भी हम आएंगे तो इसलिए तो आप कल नहीं देखेंगे, मतलब आप कल से स्टार्ट करेगा लिखना, और जब हम नेक्स्ट डे मंडे को आएंगे 4 दिन हो जाएंगे, 4 दिन का हम देखेंगे, ठीक है ना। हम तो पर डे हम देखते हैं, क्लियर, ठीक है ना। आज जो हॉस्टल में रहते हैं उनको दिक्कत रहती है। नहीं, हॉस्टल में रहना होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना हॉस्टल में रह रहे होते हैं तो वहाँ विंडो नहीं होती, तो उनके दिक्कत होती है, लेकिन तो जिनका घर होता है उनके पास कोई दिक्कत नहीं, तो छत में आ सकते हो, टेरेस में आप देख सकते हो, लेकिन ये करना है, ठीक है। चलिए अब डालते हैं मौसम, हाँ सीजन डालिएगा, सीजन, ऋतु डालिएगा, ऋतु में हिंदी में ऋतु, इंग्लिश में सीजन। ऋतुएं क्या है, ऋतुएं ये अवस्था है जो वर्ष के दौरान जो परिवर्तन देखते हो, है ना। ऋतुएं वर्ष के दौरान वर्ष के दौरान होने वाले परिवर्तन जो कि निश्चित अंतराल पे होते हैं, जो कि निश्चित अंतराल में होते हैं, जैसे शरद ऋतु, बसंत ऋतु, अब इंग्लिश में लिखा है, बाकी सब 5 ऋतु लिख लीजिएगा, उसमें लिखा, अच्छा आप हिंदी में पहले बोलते, चलिए ऋतु लिखिएगा, सीधा लिखिएगा। अब इनका देखो कहाँ पे ऋतुओं के नाम लिखने, 5 ऋतुओं के नाम। चलो आप हिंदी बोलेंगे तो एक साथ, इंग्लिश बोलेंगे तो एक साथ ऋतुओं के नाम लिख लीजिएगा। अब हिंदी इंग्लिश में लिखा जाए, seasonal changement is annually in a certain definite interval, in a different interval. Here we also calculate temperature, humidity and wind. हिंदी में लिखो, यहाँ पर भी, हाँ यहाँ पर भी हम तापमान, आर्द्रता और वायु की गणना करते हैं, वायु की गणना करते हैं। बस इसमें हमने एक लाइन लिखी जो बता देते हैं लेकिन दिखाते नहीं, तो ये है जैसे ऋतुएं हैं। अब ऋतुओं को जैसे देखा जाए कि हमारे यहाँ 5 ऋतुएं होती हैं, और महीने के वर्ष कितने महीने का होता है, 12 का। तो ये डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि हम किसको 3 महीना कहें, किसको 2 महीना। कभी कभी गर्मी बढ़ जाती ज्यादा, कभी कभी बरसात ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो उस हिसाब से बढ़ जाता है। तो आप ये मत कहिए कि नहीं 2-3 महीने का महीने बढ़, ये डिपेंड करता है। कभी कभी जैसे इस वर्ष ठंड अच्छी खासी पड़ेगी और लंबे समय तक ठंड पड़ेगी, है ठंड जाएगी मार्च तक, क्लियर है ना। तो इस बार 3 महीने ठंड पड़ रही, पिछली बार सिर्फ 2 महीने ठंड पड़ी, है ना। तो ये अंतर आता है, ठंड बढ़ गई तो उसका मतलब गर्मी घटेगी, है ना, तो वर्षा भी बढ़ेगी।
क्लियर है ना? तो ये सर्किल एक अपना ऑटोमेटिक चलता रहता है, बट ये सर्किल का जो अंतराल है, ये जो मैंने लिखा है इंटरवैलिटी से, ये होता है। मतलब ये नहीं हो कि सर्दी सीधा वो आ जाए, सीधा सर्दी से गर्मी आ जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बसंत ऋतु आती है बीच में, और ऐसा नहीं हो कि गर्मी से सीधा शीत ऋतु आ जाए, बीच में बरसात हो। क्लियर है ना? ये डिफरेंट होता है, निश्चित होता है। क्लियर ना? अब उदाहरण लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा विंटर सीजन, वर्नल, वर्नल को बोलते हैं बसंत, शीत ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। ठीक है ना? आप चाहो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा जा सकता है। वर्नल के बाद आप लिख लीजिएगा समर सीजन, रेनी सीजन। वर्नल के बाद आता है तो क्या क्या बोलते हैं, समर सीजन आता है, गर्मी के बाद। फिर विंटर आता है, फिर आता है रेन, फिर आता है ऑटमन, आता है ऑटमन के बाद आता है फिर लिखिएगा विंटर लास्ट। क्या जलवायु के ऊपर से लिखे जाए? It is a, it लिखिए इंग्लिश में लिखिएगा, it is a average changement of, या average changement लिखिएगा, it is the average calculation of the humidity, rainfall, temperature and the wind for the minimum tenure of the 35 years. Temperature, wind, for the long term of the minimum 35 years. Yeah, average 35 years. शुरुआत मैंने कहा थी कि इट इज अ एवरेज कैलकुलेशन। ठीक है, तो फिर अपना लिखिएगा एवरेज लिख क्यों ना यहाँ पे, तो फिर लास्ट में से इतना कर दीजिएगा फॉर द लॉन्ग टर्म ऑफ द 35 मिनिमम 35। हिंदी में लिखा यह जलवायु, आर्द्रता, वर्षा, तापमान, वायु आदि का औसत गणना होती है। औसत गणना लंबी अवधि के लिए होती है, ठीक अवधि के लिए होती है, लंबी अवधि के लिए होती है, जिसमें लगभग 35 वर्ष का समय दिया जाता है, जिसमें लगभग औसत 35 वर्ष का समय दिया जाता है। 35 वर्ष का समय दिया जाता है। आप लोगों ने डार्विन का नाम सुना है जी? डार्विन का एक थ्योरी है एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ,
जीवन का विकास। डार्विन कहते हैं कि जिस अंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता वो विलुप्त होता है। तब तक कहा जाता है कि पहले हम लोग टेल हुआ करते थे, आप इस्तेमाल नहीं करते थे तब होंगे। डार्विन का कहना था एक मूवी आई थी अवतार। हाँ सर आई थी ना, आई थी ये हो रहा है पार्ट सेकंड आ चुका है, पार्ट 3 आने वाला है। नहीं सेकंड अभी आया है। आया, हाँ अभी आया, पिछली बार आया। ये जो बॉर्डर है हाँ तो उसमें पूछ हुआ करती वो ऐसी में सही थी, लेकिन सर वो इंसान थोड़े हैं। सब इंसान ही थे, सबके नाक है, तभी तो मैं वही चीज तो बताने जा रहा हूँ। तो डार्विन का कहना है कि जीवन का विकास ऐसे होता है कि जब आप जिस जलवायु में जाते हो तो जिस उस जलवायु के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करते हो, एडॉप्ट करते हो, उसको उसके अनुकूल बनाते हो अपने आप को। जो उसके अनुकूल नहीं बना पाता उसकी मृत्यु हो जाती है, और जो अपने अनुसार ढाल लेता है तो वो सरवाइव कर जाता है। अनाकोंडा क्या बोलते थे, बड़े बड़े से क्या होते थे, डायनासोर हुआ करते थे, आज नहीं है, क्योंकि जब जलवायु चेंजमेंट हुआ, जलवायु परिवर्तन आया तो वो उसके अकॉर्डिंग परिवर्तन नहीं कर पाए, और जो परिवर्तन कर गए वो सरवाइव कर गए। जैसे कोरोना आया तो कोरोना में बहुत से लोग नहीं रहे इस दुनिया में, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पाए। जो ढाल पाए, जिनके अंदर इम्यूनिटी थी, वो सरवाइव कर गए। सर तो जो जिराफ की गर्दन लंबी होती है तो यही क्या है? यही तो वही तो बताने जा रहा हूँ। तो जब आप जिस जलवायु में जाते हो उसी के अकॉर्डिंग आप फिर अपने आप को ढालते हो। जब ढालते हो तो आप अपने आप का जेनेटिक चेंज कर देते हो। पहले जिराफ की गर्दन छोटी होती थी, लेकिन उसको उसके अकॉर्डिंग उसको बड़े बड़े घास नहीं खाने मिलती थी, तो उसको बड़ी बड़ी पत्तियां खाता है, तो उसने गर्दन उठा के खाना स्टार्ट किया। तो क्या मिला उसको? धागे भाई गर्दन खींचेगा, पैर नहीं उठाने पड़ेंगे, है ना? अब ये तो वही बात हो गई, अब कह दो कि चींटी की टांगें सब कितनी छोटी होंगी, है ना? तो भाई चींटी सारा काम अपने मुंह से करती, वो पकड़ेगी, वो करेगी, सब मुंह से करती। मतलब काट ले तो ऐसे काटती कि मर जाएगी लेकिन छोड़ेगी नहीं। अनुभव तो वो बता रहा है ना? तो हमारे कहने का आशा है कि जो जलवायु होता है इसमें हमारा जेनेटिक चेंज हो जाता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग ही सब चेंजमेंट आता है। तो लास्ट लाइन इसमें लिखिएगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक चेंजमेंट, या अनुवांशिक परिवर्तन फील करता है। It is responsible for the genetic change, या अनुवांशिक परिवर्तन क्रिएट करता है। इसी को क्या बताया था? डार्विन बताया। समझ में आया? डार्विनवाद इसी को बोला। डार्विन ये कहा था कि जब इंसान का इस्तेमाल नहीं किया है तो नहीं लिखा। हाँ पूछ लो, पूछ। जानवर क्या मतलब इस्तेमाल करते हैं? क्या करते हैं? अच्छा लगा दिया। उसके बड़े इस्तेमाल काम कोई सो रहा हो, हमको जगाना हो उसको। जैसे जानवर क्या करते हैं, जैसे जानवर लेटा हो, जब भैंस लेटी हो उसके बगल से तो पूंछ मारते सर वीडियो याद करने की बड़ी काम की चीज है, तो क्या इस्तेमाल नहीं किया ना। हाथ तो सभी के होते हैं, बंदर के नहीं हाथ है, पैर है, सब तीन हाथ में इस्तेमाल करो फिर निकालो, करना पड़ेगा। ठीक है ना?
चलेगा। अब हम पूरे पृथ्वी को क्लाइमेट जोन में बांटेंगे। लेकिन जब क्लाइमेट जोन को जब आप पढ़ते हो, आप डेटा खोलिएगा, उसमें लिखा होगा विश्व के क्लाइमेट, वर्ल्ड का मैप निकालोगे तो उसमें नहीं होगा। और मुझे गारंटी है कि तो वर्ल्ड का कहाँ लिखा है? ये दो यार पेज निकालो, क्या पेज पर ठीक है। आज इसका जो जैसा हो, बाकी लोग लाइन ही देखिएगा। जो अब मेरी सुनिएगा, अब मेरी सुनिएगा कि जिस तरह से आप उस बुक में दे रखा है, पढ़ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको क्या किया गया, उसको पढ़ने की दृष्टि से इसको हमने कहके बड़ा इजी किया। जो हम बता रहे हैं वो है इस तरह से मैप ड्रा करेंगे, ठीक है ना। इनके पास इंटरेस्ट हो और इनके पास नहीं हो। सबसे पहले क्या करेगा, एक ऐसी लाइन खींचेगा, फिर एक ऐसी लाइन खींचेगा, और फिर तो बड़ा बना नहीं। हाँ यार ठीक है। फिर इसके बाद ये चार लाइन ये वाला हटा देना, ये वाला स्टॉप, मतलब ये वाला जो लाइन है नहीं, ठीक बन गया तो कोई ऐसा नहीं, तो टेंशन वाली बात नहीं। बस जल्दी करिए, बहुत ज्यादा अब उसी में खेलने लगे, उसी में वो करने लगे, है ना। पूरा पूरा जो होता है लिखने की कोशिश करो, बातचीत नहीं।
सवाल है। हाँ? आज तो नहीं हो पाएगा, बाद में कर दो तो जितना भी ठीक पाएगा, ताकि अभी लोग यहाँ पे मेडिटेरियन चाइना, चाइना है, यहाँ पे ब्रिटिश है, यहाँ पे आप सुना होगा टैगा, यहाँ पे लॉरेंसियर है, यहाँ पे उनका। चलो 0 से 10 तक के देशों के नाम बताओ, फटाफट बताओ। आधे आप बताओ, आधे आप बताओ। तो साउथ अमेरिका के नाम बताओ कल्पना, तब तक आप अफ्रीका के देशों के नाम बताने। हाँ जीरो से 10 के बाद फिर से बोलो। जीरो से 10 में आ रहा है। हाँ 0 से 10 आ रहा है। नहीं साउथ आएगा तो फिर साउथ हिस्सा आएगा, इक्वाडोर को आता है 0। हाँ पेरू आता है, पेरू आएगा, साउथ साउथ ब्राजील आता है, फिर चलो आप बताओ साउथ अफ्रीका 0 से 10 के डिग्री के बीच में। 0 से 10 हाँ कांगो, युगांडा, केन्या, क्या है? कंपाला, केन्या और कंपाला। कंपाला ने तो हाँ हाँ क्या होता है कंपाला? सूडान, दक्षिण सूडान, हाँ। मध्य अफ्रीकन गणराज्य, कैमरून, सोमालिया। सोमालिया। चलो अब मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, उसी को ध्यान से देखो। शुरुआत होती है गैबन से, ठीक है, गैबन फिर कैमरून, कैमरून जैसे कांगो गणराज्य आता है, फिर युगांडा आता है, फिर केन्या आता है, फिर सोमालिया आता है, ठीक है। ये जो है 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। ये वो देश है जो विश्वत रेखी जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। जितने भी नाम लिए, अब अगर आप वर्ड, इसलिए मैंने कहा था वर्ड का मैप होना चाहिए आपके पास, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। और जो नहीं लाया तो कल जब भी नेक्स्ट क्लास हो तो लेके आए, ठीक है ना। ये हमें मजाक सब पसंद है, लेकिन पढ़ाई मजाक करता ही नहीं पसंद कोई भी। जब कोई चीज कही जाए तो उसको लेके आओ, बाकी हंसते खेलते पढ़ते हैं। देखिएगा जैसे कि ये ड्यूरेशन है, नहीं 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 3 डिग्री से जैसे हमने खींची आप, अगर मान लीजिए 10 डिग्री यहाँ से आएगा, तो ये 10 डिग्री वाले, ये वाला जो क्षेत्र है पूरी का, अभी हम सबके नाम बता रहे हैं। देखो साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका के नाम सुने। साउथ अमेरिका में इक्वा, इक्वा का नाम ही पड़ा इक्वाडोर, क्योंकि इक्वेटर, ठीक है ना, इक्वा नाम ही पड़ा क्योंकि उसकी बीच से निकलती है इक्वेटर। इक्वेटर थोड़ा सा साउथ का बोलिविया, उत्तर का पेरू, इसके बाद आता है क्या नाम है ब्राजील, ठीक है ना। ब्राजील के बाद जैसे यहाँ पे जाते हो वैसे गलत बनाए, ये लाइन इधर से जाती है, इक्वेटर नहीं, वहां की ये जाती है। तो ये जो हिस्सा है तो ये जाती गैबन, गैबन छोटा सा देश है। गैबन के थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो कैमरून मिलता है, उसके पीछे जाओगे तो मिलेगा आपको क्या कहते हैं कांगो बेसिन मिलता है। कांगो बेसिन के बाद जाओगे तो आपको युगांडा, रवांडा जैसे देश मिलते हैं। फिर उसके आगे केन्या मिलेगा, केन्या के बाद सोमालिया मिलेगा, सोमालिया के बाद जैसे आगे जाओगे तो इंडोनेशिया और ये ब्रुनेई जैसे देश, पापुआ न्यू गिनी से जाके निकल जाता है, ठीक है। ये पापुआ न्यू गिनी एशिया में, एशिया
कहाँ है एशिया? ये पापुआ न्यू गिनी और अच्छा कहाँ है? ये इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया हमारा एशिया। ठीक है। तो ये अब देखो ये समय ऐसा होता है, एटलास इसलिए होना चाहिए कि अगर जैसे हमने आपको बताया कि ये देश है तो एटलीस्ट आपको कम से कम ये देश तो याद होंगे, है ना। अगर आपके पास एटलस नहीं होगी तो आज हमारी कोई बात सुन लोगे कहानी की तरह फिर भूल जाओगे, है ना। तो इसी बहाने कम से कम आप पूरे देश को तो देखोगे, याद करोगे। पूरे देश नहीं याद हो पाएंगे, 206 देश नहीं याद हो पाएंगे मान पता है, पर कम से कम माने हर कॉन्टिनेंट से 10-10 15-15 देश नाम याद करो तो याद तो हो जाएंगे आपको, है ना। और इतना ही बहुत होता है, दिन में याद कर लो, है ना। तो कम से कम आज इतना तो सीख पाए कि कम से कम इस दक्षिण अमेरिका में पेरू और इक्वेटर और कम से कम ब्राजील जैसे देश, इसमें आप कैमरून गैबन भूल जाओ तो 3 दिन आप कांगो याद कर सकते हो, केन्या चर्चा में रहता है, सोमालिया चर्चा में रहता है, कम से कम ये 3 देश याद हो गए। यहाँ पे आए तो इंडोनेशिया मिला, पापुआ न्यू गिनी मिली, ये देश आपको मिलेगा, है ना। तो कम से कम आज कम से कम 8-10 ही देश याद करना है बहुत। लेकिन ये सारे के सारे 0 डिग्री से 10 डिग्री के नॉर्थ और साउथ में है। ये जितना भी डायग्राम हमने बनाया है वो नॉर्थ का बनाया है, अगर इसी को नीचे ले जाओगे तो ये साउथ का बन जाएगा। तो हम एक जो उत्तरी गोलार्ध जैसे जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री का जैसे जितना ऊपर जैसा जलवायु है उतना ही नीचे जलवायु सेम होता है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये 0 डिग्री के जो देश हैं, तो 0 डिग्री के ऊपर वाले जलवायु और नीचे की जलवायु जो मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की शादी की जलवायु एक जैसी है, कोई अंतर सब में नहीं होता, क्लियर है। तो इसलिए 0 डिग्री वाले में इस वाले हिस्से में हम बात करेंगे, तो देश हमें पता चल गया ये वाले, ठीक है ना। और सुनने की कोशिश करिएगा, सुनने की कोशिश करिए, फिर यहाँ पे रख दीजिए, सुनना हुए उतना ही याद रहेगा आपको, ठीक है। ये मेरी गारंटी है कि आपको याद। इक्वेटर का मतलब होता है, इक्वेटर का मतलब होता है कि पृथ्वी का वो हिस्सा जिसमें पृथ्वी के बीचों बीच रेखा खींची जाए वो इक्वेटर होती है, ठीक है ना। इक्वेटर वो क्षेत्र होता है जहां पर सूर्य की ऊष्मा बहुत ज्यादा गिरती है, ये लंबवत है। वर्ष में 2 बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब सूर्य की किरणें वहां पर लंबवत होती है, या समानांतर तापमान ज्यादा रहता है, लेकिन 2 स्थितियां ऐसी से कर्क रेखा में जून में जाके गिरती है, 23 जून को 21 जून को गिरती जाकर के 21 जून को कर्क रेखा पर, कल बताई थी ना कर्क रेखा मकर रेखा, कर्क रेखा पर लंबवत गिरती जाकर के, और ऐसे मकर रेखा पर जाकर गिरती जाकर के 22 मार्च, है ना। तो तो इस तरह से हमारे यहाँ क्या होता है कि जो विषुवत रेखा है, जो कर्क रेखा है, यहाँ पे वर्ष में 2 बार ऐसी स्थितियां आती है सूर्य किरणें लंबवत, ठीक है ना। कौन कौन सी 2 महीने कौन कौन से हैं वो, जब या वर्ष में 2 ऐसे समय आते हैं जहाँ सूर्य किरणें लंबवत, एक होता है 23 सितंबर और दूसरा होता है 22 मार्च, ठीक है। जिनको नहीं पता है तो अपना लिख लो इसी जैसे ब्रैकेट में, तो 23 सितंबर 22 मार्च वो समय है जहां पर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत थी। विषुवत रेखा पर लंबवत हो, वैसे हमें लिखाया होगा, ठीक है, लिख लो आप भी। हाँ, इसको ट्रांसलेट कैसे करें? लंबवत मतलब वर्टिकल, तो ये बोलो ना, there are 2 times, या लिखिएगा 22 लिखिएगा 23 सितंबर एंड 22 मार्च, है ना 23 है, 22 मार्च है और 23 सितंबर है। are the date
where the sun rays are the vertically over the equator line. बस इतनी सी बात है। और इतना फ्रेम करना आना चाहिए। आप बीइंग ए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट आप कभी फ्रेम नहीं करते हैं। सर हम और कर थोड़ी रहे बहुत- हैं लंबवत का मतलब तो पता हो ना। तो आप पूछ सकते थे ना, इतना आना चाहिए। क्यों कह दो। What's the mean of the lambos? चलिए अब आगे बात करते हैं, मूव ऑन करो। आप लोगों की आदत क्या है कि आप शिफ्ट नहीं कर पाते अपने दिमाग को। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री पढ़ते रहो। आप लोगों का दिमाग कैसा है, शिफ्ट नहीं कर पाते आप। शिफ्ट करने का मतलब होता है कि 1 घंटा अगर फिजिक्स पढ़ी तो फिर 1 घंटे बाद दूसरा कुछ पढ़ने लगे। अब वो फिर दोबारा दिमाग फिजिक्स में नहीं देना चाहिए, पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप। ये शिफ्टिंग होती है। आप लोगों का दिमाग फंस जाता है, ट्रैप हो जाते हो उसी विषय में, छोटी-छोटी बातों में ट्रैप। जैसे हम जा रहे थे, किसी ने हमको चढ़ा के निकल गया, तो आप 24 घंटा परेशान रहोगे कि हमको चिढ़ा भी क्यों चढ़ा गया। आप खाओ ना खाओ, टेंशन ना लो। ये क्या सर मानव प्रकृति है मतलब ऐसा क्या नेचर ही है मतलब ऐसा। हाँ ऐसा है, तभी तुम्हें शिफ्ट होना आना चाहिए आपको। जैसे प्रकृति, जैसे अब प्रकृति से सीखो। प्रकृति शरद ऋतु में आ गई, अब उससे कहो कि बरसात ऋतु चली जाएगी, वो आगे बढ़ जाएगी। अब शरद ऋतु में ही शरद ऋतु से कैसे जाएगी, अब वो विंटर, वो आगे बढ़ती है। और हम लोग क्या है, ऐसे पढ़े एक ही बात है, या तो पीछे चले नहीं। ह्यूमन नेचर का 99% व्यक्ति ना अपने इतिहास में खोया रहता है ना, जबकि जिसमें वो रहना चाहिए उसको करंट में रहना चाहिए, और फ्यूचर की बट सर नहीं होता है ना प्रॉब्लम। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्यों, क्योंकि ट्रैप हो जाते हो। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं नहीं होता, मैं भी होता हूँ, पर कई समय बाद सीखने को मिला, फिर आगे बढ़ने का मौका। अब ट्रैप नहीं होते किसी बात पे। मान लीजिए कोई बोल भी देता है ना, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि गुस्सा आती है, इसने बोला कैसे। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो अब ट्रैक ही नहीं होती। अब ये लगता है कि कहाँ इन बातों में पढ़ो, आगे बढ़ो, अभी बहुत सारा काम बाकी ये होता है। अगर आप ट्रैप हो जाते हो ना, तो फिर उसी फंस गए है ना। बट सर ये भी होता है ना, जैसे कुछ बातों को कर दिया उसके बाद जब मान लीजिए कोई बात बराबर जब समझ रहा है, जब कंटिन्यू आपसे कोई बात कर रहा हूँ और एक ही बात को लेके कर रहा हूँ, तो आप क्या कह सकते हो कि क्या प्रॉब्लम, जैसे इनका फोन लगा हेलो हाँ सर मैं अभी क्लास रूम में 10 मिनट की बात नहीं मैं बस आऊंगा। अब ये रिलेटिव है, दीपावली में गए नहीं, कहते आया वैसे भी गैस क्या है गैस है हमारे में नहीं था। क्या गन्ने की पूजा गन्ने होती की पूजा होती है। हाँ वो तो उसको बोलते हैं गन्ने की हाँ वो उसको बोलते हैं क्या एकादशी, इनको पता हो मेरे कैमरा में कौन वाली से कौन वाली चलेगा ठीक है ना। तो मूव ऑन करो, टॉपिक से मूव ऑन किया जाता है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है ना। जैसे इनका फोन अभी ना उठाते थे, पापा को फोन मिलाते क्योंकि उनका पापा से बड़े, तो पापा को फोन आपसे अब उनका फोन उठाने को, ठीक है ना। तो मूव ऑन करो। अब इसमें फोकस करते हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं, 5 मिनट समय लेंगे। तो जैसे कि इक्वेटर की क्लाइमेट की बात करें तो इसकी कुछ साइन है, इसका फीचर्स है। जैसे जलवायु की बात करें तो जलवायु में इसमें देखी जाए, इसमें आर्द्रता कितनी रहती है। हमने 3 चीजें बताई थी, टेम्परेचर बताया था, आर्द्रता बताई थी, वायु बताई थी, 3 चीजें बताई थी। इसकी आर्द्रता बात करते हैं। अब देखोगे एक छोटा सा गलियारा ये है लैंड का, छोटा सा गलियारा ये लैंड का, बाकी छोटा सा ये बाकी सारा क्या है, ओशियन है। एक ऐसा इक्वेटर जो इक्वेटर एक ऐसी जगह पर है जहां पर
बॉडी मास, वाटर बॉडी मास ज्यादा है और लैंड मास कम है, इसलिए सूर्य की मात्रा भी ज्यादा रहती है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, तापमान ज्यादा हो तो वर्षा होना स्वाभाविक है। और हवा यहाँ पर क्या होती है, ऊपर उठ रही होती है। मैंने कल दिखाया था ना 0 डिग्री पर हवा ऊपर उठते हुए, तो यहाँ पे हवा ऊपर उठ रही, हवा ऊपर उठने इसका मतलब क्या हो गया, साइक्लोन बनते होंगे। हवा का ऊपर उठने मतलब साइक्लोन है, हवा का नीचे बैठने का मतलब एंटी साइक्लोन है। तो यहाँ पे हवा भी उठ रही है, ह्यूमिडिटी भी बहुत है, समुद्र भी बहुत है ना, क्योंकि वर्ष में लगभग 2 बार सूर्य किरणें लंबवत भी होती, तापमान भी बहुत पहुंचता है। तो इन 3 कारणों की वजह से क्या होता है, यहाँ पर रोज वर्षा होती है। पृथ्वी में अगर कहीं सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो इसी जोन में। क्लियर है, समझ में आई? अब तापमान बहुत ज्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, मैलिन की मात्रा बढ़ जाएगी, हमें काम तो बाहर करना ही पड़ेगा, है ना। अच्छा, बारिश रोज होती हो तो बरसात में ऑटोमेटिक पेड़ पौधे खूब उगते हैं। तो यहाँ तो रोज बारिश होती है, रोज बरसात का मौसम है, रोज 2.5 से 3 के बीच में बारिश होती है, और हैवी बारिश होती है, 500-600 सेंटीमीटर की बारिश होती है। कानपुर में जो बारिश होती है वो 100-150 मीटर की बारिश होती है। मतलब यहाँ पे 1 घंटा अगर बारिश हो जाए इस तरह वाली जो होती 500-400-500 सेंटीमीटर वाली, तो बहुत जल्दी भर जाए, बहुत हैवी रेनफॉल होती है। और समुद्र चुकी है तो हैवी रेनफॉल है, मतलब बहुत ज्यादा वर्षा है, बहुत ज्यादा वनस्पति है और बहुत ज्यादा तापमान है, तो वहां का जीवन कैसा होता है, वहां का जीवन बिल्कुल प्रकृति पर निर्भर होता है। ठीक है ना, कृषि कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, रोज इतनी ज्यादा बारिश होती है ना, बड़े बड़े पेड़ हैं, खेत होंगे नहीं वहां पर, है ना, तो क्या करेंगे, प्रकृति पर निर्भर, या तो फिर मांस आंस खाएंगे, मार के खाएंगे, या फल फूल खाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए अब जहां पर इस तरह का क्लाइमेट वहां रहना कौन पसंद करेगा, क्या रहना पसंद करेंगे, मैं रहना पसंद करूंगा नहीं, तो वहां कौन रहते हैं, जनजातियां ज्यादा है, ट्राइब्स ज्यादा रहते। तो ट्राइब्स कैसे रहते हैं, समूह बनाकर, झुंड झुंड बनाकर रहते हैं। अमेज़न के जंगल में दूसरे ट्राइब से पाए जाएंगे, फिर इक्वेटर का जो देश बताया था वहां पे अलग पाए जाएंगे, कांगो में अलग प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, सब अलग अलग प्रकार की जनजातियां। ठीक है, अब वृक्ष इतने घने घने होते, इतने बड़े होते, दुनिया के सबसे बड़े वृक्ष होते हैं। आम का पेड़, नीम का पेड़ देखा है, इसका 4 गुना कर दो, इतना बड़ा वृक्ष होता है। भी बड़े बड़े, तभी तो उसी फल में बड़े बड़े जानवर अनाकोंडा जैसे रह पाते। नीम के डाल में रह पाएगा ना खंड, नहीं रह पाएगा, टूट जाएगी। इतने इनको बोलते सदाबहार वृक्ष, एवरग्रीन चीज बोले जाते हैं, कभी नहीं मरते, एक बार बड़ा हो जाए तो जीवन जीवन भर लगा रहता है। ठीक है ना, तो वृक्ष कैसे पाए जाते हैं, सदाबहार, और सबसे बड़े घने, क्योंकि रोज बारिश होती है तो घना जंगल पाया जाता है, बड़े बड़े इतने घने होते, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में पृष्ठ में नहीं पहुंच पाता, हमेशा काला अंधेरा रहता है। क्लियर, पर इतना घना जंगल और वर्षा और उसमें खूब सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा जैव विविधता ज्यादा होती तो कहाँ होती है, इन्हीं जंगलों में होती है। और दुनिया का सबसे घना भरा हुआ जंगल कौन सा है, अमेजन का, ब्राजील में पाया जाता है। अमेजन एक नदी है, वहीं पर ये पाया जाता है। क्लियर है, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बायोडायवर्सिटी क्षेत्र कौन सा है, क्या है, अमेजन का फॉरेस्ट। क्लियर है, अब इसकी समाज की बात करें, ट्राइब्स हैं तो ट्राइब्स कैसे होते हैं, प्रकृति पे निर्भर रहते हैं, इनके कोई भगवान नहीं होते, इनके पूर्वज ही इनके भगवान।
जंगल प्रकृति की पूजा करना, कोई भगवान नहीं होता। जैसे कि अगर आपने वैदिक काल पढ़ा, तो वैदिक काल के समय कोई विष्णु शंकर नहीं थे। सोम थे, वरुण थे, सोम थे, इंद्र थे। सबसे ज्यादा सोम की पूजा होती थी वैदिक काल। फिर आते हैं इंद्र, आते हैं, फिर आते हैं अरुण, वरुण आते हैं, इनकी पूजा होती थी। अब वैदिक का जब लेटर वैदिक काल जाते, उत्तर वैदिक काल में जाते, तब फिर इंद्र की पूजा हो जाती, इंद्र पड़ जाते हैं। ये सब प्रकृति थी। पवन देव, इंद्र वर्षा को बोला जाता था, है ना। सूर्य भगवान, अग्नि देवता, ये भगवान थे। तभी तो यज्ञ वाली व्यवस्था थी, इनको खुश करने के लिए यज्ञ किए जाते थे, है ना। बिल्कुल ऐसे ही समाज, ऐसे समाज है कि अगर आपको यहाँ पे बुशमैन पाए जाते हैं, कुछ नाम भी बताते हैं। बुशमैन पाए जाते हैं। बुशमैन ऐसे होते हैं कि आपको देख के काट खा जाएंगे। हाँ, उनके लिए हम भोजन है। ऐसे लकड़ी में बांधेंगे तो हाँ बिल्कुल ऐसे, तो ऐसे ही खाया है इसमें नहीं, नाम खाई थी। अच्छा, वो ऐसा नहीं खाया, मटन नहीं खाया, आदमी खाया, सेब वो खा गए। चलो बढ़िया। तो कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं, क्योंकि अब या तो फिर कैसे होंगे, बिल्कुल प्रकृति निर्भर पेड़ पत्ते, लेकिन जितने टाइप्स पाए जाते हैं वो जीव जंतु को खाते हैं। इनके यहाँ कोई ऐसा नहीं होता है कि दिवाली आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, गुरुद्वारा आ रहा है और ईद इनसे से मतलब नहीं होता। इनके ये त्योहार नहीं होते, इनके अलग त्योहार। इनके त्योहार कैसे होते हैं, जब शादी हो जाए, है ना, ये त्योहार है। बर्थडे डेट जो होता है, त्योहार मनाते हैं जिस दिन पूर्णिमा होती है, सूर्य चंद्रमा पूरा निकलता है, उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, है ना। और जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाए तो ये मृत्यु में बिलाप नहीं करते, धोते नहीं जाते। क्या करते हैं, उनको दफना देंगे। कुछ लोग दफना देते हैं, कुछ लोग जला देते हैं, कुछ लोग उनके घर, अपने घर के नीचे ही, मतलब उसको आंगन में उसको गाड़ लेते हैं। ऐसे लोग होते हैं। इनकी कोई विशेष प्रकार का प्रणाली नहीं, जैसे हिंदू परंपरा में प्रणाली क्या है, वो जलाया जाएगा, है ना। क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, दफनाया जाता है ना। हिंदू मुसलमानों में भी, पंजाबों में कराया जाता है ना। देखिए हमारे यहाँ सर्टेन है, इनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं। उनकी आवश्यकता के अनुसार सरदार मरेगा तो दफनाया जाएगा, है ना। कोई बीमार व्यक्ति मर गया तो उसको जला देंगे, जैसे समुद्र में। इनके यहाँ इस तरह का होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। चाहे बीमार हो चाहे सरदार हो, प्रक्रिया एक ही साथ चलती है। ये इनकी संस्कृति, ठीक है ना। तो कोई निश्चित समाज नहीं है। इससे सीखने को ये मिलता है कि जिस देश, जिस क्षेत्र में इकोनॉमी अच्छी होती है, वही सोसाइटी डेवलप करती है। अब ये की पॉइंट मिला, जहां कोई इकोनॉमी नहीं, कोई कृषि नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, सिर्फ प्रकृति है। तो जब प्रकृति होती है, तो समाज नहीं होता, सब बराबर होते हैं। और जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है, शुरुआत में इकोनॉमी जब बढ़ेगी तो समाज में बड़ी डाइवर्सिटी आती है, समाज बढ़ते जाता है, क्षत्रिय, ठाकुर और क्या क्या बोलते हैं उसको, हाँ, इसमें बढ़ जाता है। और फिर जब इकोनॉमी बहुत एडवांस हो जाती है तो फिर सब बराबर होता है। अगर आप काकादेव में अगर रहते हो तो पता ही नहीं चलता है कि कौन ठाकुर रह रहा है, कौन ब्राह्मण रह रहा है, कौन, सब बराबर लाइन में रह रहे हैं, सब एक जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इवन जहाँ हम रहते हैं तो हमारे सामने तो मस्जिद ही मतलब पाई जाती है, तो मुसलमान लोग रहते हैं, हमने देखा कि वो दीपावली सेलिब्रेट कर लेते है ना, करते। वही मैं कह रहा हूँ, वो क्योंकि ये डेवलप सोसाइटी, अगर वही गांव में रहती है तो उनको डर हो, वो नहीं करते। तो सोसाइटी डिपेंड करती है ओपननेस पर। ओपननेस कैसे आती है, इकोनॉमी से आती है। अब आप मर्सिडीज से चलने लगो
और आप किसने भी निष्ठ समाज से आते हो, आप एक जनजाति हो और उससे चलते हो, मर्सिडीज से चलते हो, आते सब दोस्ती करेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में ये सब मायने नहीं रखता। तो यहाँ से आपको जानने को मिलता है सोसाइटी डिपेंड करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी से या मॉडर्नाइजेशन। ठीक है ना? याद रहेगा सब, ये थोड़ा थोड़ा लिखाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आज से टाइम अप हो गया, तो हम कल आपको के विषय में मतलब नेक्स्ट जब आएंगे हम